नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर देश सुरक्षित रहे तो उसके दो कारण हैं। एक तो आर्थिक सुरक्षा और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा। जब तक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगी तो देश कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। अब देश कैसे सुरक्षित हो? जब तक हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें हम इन्वेस्ट करें, निवेश करें और जो रवैया चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है आज के दिन, मैं समझता हूँ उसमें भी बहुत ज़रूरत है उसको मजबूत करने की। और हमारी सरकारें जो रही हैं, ख़ास तौर से 2014 के बाद, उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। और फिर जनवरी 20, 2025 में जो देश का जो व्यापार का ढांचा था वो ट्रंप साहब ने बदल दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और जो व्यापार के आधार पे लेन देन होता था, आयात निर्यात होता था, उसमें बड़ा भारी बदलाव आया। और इस बीच में ट्रंप साहब जो हैं वो मन मर्जी से जो भी मन करता है करते हैं और एक तरफिया काम करते हैं। अगर उनको टैरिफ लगाना हो तो कहते हैं कि हाँ हम 25% टैरिफ लगाएंगे, अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदेगा तो हम 25% पेनल्टी लगाएंगे और हम तय करेंगे कि क्या क्या हमें आगे करना है। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसमें थोड़ा सा बाधा भी आया है। और उधर क्योंकि हम थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर भी रही है, तो चीन जो है वो हमारे देश में जो हमारा उसके साथ व्यापार है उसमें हमारे यहाँ बहुत भारी डेफिसिट है, तो वहाँ में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में ये भी बात, क्योंकि एक ख़ास बात कुछ दिनों पहले उभर के आई है और इसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है कि जनरल नरावने ने एक किताब लिखी है। हालांकि वो अभी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सभी के पास है और उसकी एक कॉपी दिखाई भी गई पार्लियामेंट में। उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं, गलवान के बारे में बात लिखी है, उन्होंने जो पीछे हादसा हुआ है उसके बारे में बात लिखी है। और इस बीच में आपको मालूम है कि पहलगाम हुआ, हमारे लोग मारे गए, गलवान में हमारे 20 लोग सोल्जर्स मारे गए। तो हमारी सिचुएशन आज के दिन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। और हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में जानकार भी हैं। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आपका स्वागत यहाँ। आप 1977 में आप IFS में आए और स्पेशलाइजिंग इन एशियन अफेयर्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन चाइना। चाइना में तो एम्बेसडर भी रहे आप 2014 से लेकर 2017 तक। उससे पहले आप हाई कमिश्नर थे श्रीलंका में और जॉइंट सेक्रेटरी रहे आप ईस्ट एशिया के, चीन, जापान, आसियान, मलेशिया, थाईलैंड, बेल्जियम, US, सभी की आपकी बहुत बहुत एक्सपीरियंस भी है। और आप ब्रुकिंग्स में भी आप बोलते भी रहे हैं, ORF में भी स्पीकर रहे हैं आप। और आपने मैं जब भी अखबार कभी कभार खोलता हूं तो आपके ज़रूर जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। प्रवीण जी, आप तो अपने क्या कहें आपसे, आप चर्चा करते हैं उससे मेरा ख्याल काफ़ी लोग हिल भी जाते हैं। आप ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिक्स हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप समझते हैं। और पिछले 13 साल में आपने बहुत से काम किए और अभी आप को फाउंडर ऑफ फोर्स मैगज़ीन हैं। तो आपको इन चीज़ों की बहुत जानकारी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्मा जी, आप वैसे इंटेलेक्चुअल हैं हिंदुस्तान के और स्ट्रेटिजिस्ट हैं, थिंकर हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और आपने अपनी राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, रिसोर्स डिप्लोमेसी पे, वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट में आपने बड़ा काम किया है। और आप ऐसे है जो जानकार लोग होते हैं JNU से क्यों आते हैं? आप PhD भी आपकी JNU से रही, हालांकि आप
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हिंदू कॉलेज में आपने डिग्री ली, और सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च में आप एमेरिटस प्रोफेसर आज भी हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के आप मेंबर रहे। आपने कई किताबें लिखी हैं, कई अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। आपने मतलब कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आप लिखते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हैं, गार्डियन में लिखते हैं, जापान टाइम्स में लिखते हैं, नाइके एशिया में लिखते हैं, हिंदू में लिखते हैं। तो आपकी जो रेंज ऑफ जो आपकी एक्टिविटीज़ है ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, वो बहुत ही अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी, ये बताइए कि क्या सिचुएशन है हमारी राष्ट्रीय सिक्योरिटी की? देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी क्या परिस्थिति है, तो हमें देखना पड़ेगा तो विश्व में क्या परिस्थिति है। और विश्व में जो परिस्थिति है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आपने ट्रम्प साहब का जिक्र किया, और ट्रम्प साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे जो उथल पुथल पहले से चल रही थी वो कई ज़्यादा उथल पुथल बढ़ गई है। और अगर हमारे दृष्टि से देखें तो हमें जैसे विश्वास था कि भारत और अमेरिका का संबंध है वो एक सामरिक संबंध है, और उस संबंध में लगातार एक तरह से कहिए तो इम्प्रूवमेंट होता रहा। काफ़ी क्लिंटन जिस समय थे वाइट हाउस में और हमारी तरफ कई सरकार रही, वो परंपरा चलती रही। वो हिल गई है, ये तो हमें माननी पड़ेगी कि अगर आप पिछले एक साल में अमेरिका का रुख देखें कई प्रश्नों पर, ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है। टैरिफ की बात भी अगर आप एक मित्र देश हैं और उस तरह से अगर टैरिफ लगाए जाए तो ये ज़रूर खलता है और हमारे अर्थव्यवस्था पर असर हुआ। वैसे हम लोगों ने उसे, लोग कहते हैं कि दो देश हैं जिन्होंने फिर भी संभाला, चीन और भारत। हम लोगों ने उसे ढेर झेला, लेकिन वो तो किसी तरह से मित्रता का एक संदेश नहीं था। उसके अलावा पाकिस्तान के प्रति जो उनका रुख रहा, और अगर आप थोड़ी गहराई में जाइए तो जो एक स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट है और रणनीतिक जो अभी का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें बहुत तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है चूँकि अमेरिका का चीन के प्रति रवैया बदल गया है, अमेरिका का भारत के प्रति रवैया बदल गया है, और जो पाकिस्तान के प्रति भी बदला, पाकिस्तान के प्रति दूसरी तरफ से बदल गया है। इस तरह से बदला है वो हमारे हित में नहीं है। और पहले जो हम लोग सोचते थे कि भारत और अमेरिका के बीच में चीन के बारे में कुछ शेयर्ड कंसर्न्स हैं, उसके कारण एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, वो शायद बदल गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया यूएस रिलेशन का स्ट्रैटेजिक अंडरपिनिंग है, फाउंडेशंस है, उसमें दरार पड़ गया है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और भी कई चीज़ है। बस कितने हद तक हम मतलब कि हम सुरक्षित हैं? मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्तर में हम लोग सुरक्षित हैं इस तरह से कि हम लोग चीन में के साथ हमारा एक बहुत बड़ा विवाद है जो चलता रहा है, और ये विवाद अगर आप देखिए तो 2020 से काफ़ी गहरा हो गया है और ये कहीं गया नहीं है। नहीं, पर पिछले जो झगड़ा हुआ, जो हमारा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देखो हमें साफ अब जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा था और करता रहेगा। तो एक विवाद तो हमारे सामने सुरक्षा के संदर्भ में ये है कि हम आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। ये मेरा अपनी राय है। आपकी राय एकदम सही है। देखिए, चीन और पाकिस्तान में जो एक स्ट्रैटेजिक नेक्सस था, ये काफ़ी पुराना है, 60s का है। लेकिन इस बार जो 88 घंटे का जो रहा युद्ध कहिए या जो भी कहिए, उसमें जिस तरह से चीन ने ऑपरेशनल कल्यूजन किया, बैटलफील्ड कल्यूजन किया, और इसके बारे में कई जनरल्स ने पब्लिकली कहा है, सर्विंग जनरल्स ने कहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड रहा। और इसके कारण जो हमारा जो कहते हैं कि डेटरेंस डायनेमिक्स है, वो पूरी तरह से बदल गया है। अगर अब आगे
कभी भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा चीन पीछे है। बिल्कुल। और आज जो है जो युद्ध का कैरेक्टर बदल गया है, बिल्कुल। तो नेटवर्क सेंट्रिक हो गया है, उसमें सामने आने की जरूरत नहीं है। और पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका के साथ संबंध में जो तब्दीली हुई हमारे हित में नहीं रहा। चीन का संबंध पेचीदा था, एक तरह से कहिए अभी भी उतना ही पेचीदा है। डिसएंगेजमेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर एरिया नॉर्मल हो गया, वहाँ अभी भी दोनों तरफ की सेना बरकरार है और पाकिस्तान का तो चल ही रहा है। हमारा जो नेबरहुड है उसमें भी आप देख रहे हैं बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, अभी तो संबंध अच्छे नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ जो आपने जिसका जिक्र किया, ये बहुत अहम मसला है। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, तो देखिए आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, जो अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया है। चीन क्या कर रहा है, चीन जो डिपेंडेंसी है जैसे कि रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको वेपनाइज कर लिया है। ये मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि कैसे इंटीग्रेशन हैज बीन वेपनाइज्ड लीडिंग टू रप्चर इन इंटरनेशनल सिचुएशन। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिशनल व्यू था नेशनल सिक्योरिटी का, वो हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। और जी क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? सवाल ये है कि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है वो किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। 2 होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, कोल्ड, उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया है। यूनिपोलर आया आफ्टर द 1991 से लेके मैं मानता हूँ 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूँ। तो आज 3 एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी अब बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास 3 है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। हमने क्या किया है, आज जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। सही बात। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, 370 की जिक्र कर रहे हैं, वो बात ही वही है। बात ही वही है। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षाई चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना, अच्छा, वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अच्छा, सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज्यादा नहीं जोर देना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है और हमें करनी है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात ये है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा, इंस्टेबिलिटी में वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन।
आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ, 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में, सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूं। कहने का मतलब ये है, जो बॉर्डर का मसला है इसमें हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं आज। तो आज सिचुएशन ऐसे आ गई है, चीन हमसे कह रहा है, रशिया हमसे कह रहा है हम आपकी मदद करेंगे। चाइना इज टुडे द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। चाइना इज सो बिग कि जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, यूके का प्राइम मिनिस्टर है, फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, दे ऑल आर गोइंग देयर। They are members of G7, they are member of NATO, they all are going there to do business. Why can't we do business with China? We can. China is not saying कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे, वो कह रहा है कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के you can never rise. I can explain that on a map also because the connectivities all go there. It is sitting at such a place. तो आप सबसे so पहले, what I am saying is we need peace. We need a government just and there is a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU, अपना FTA करा है हमने EU के साथ, ठीक है। EU is a $20 billion economy. Correct. मान लिया। अच्छा, EU is fragile. The future of EU is uncertain. Why am I saying that? जो यहाँ पे हुआ है उसके बाद ये 27 नेशंस हैं EU के, 24 वो लैंग्वेजेस में पहले तो वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उन सब कंट्रीज को भेजेंगे, फिर वो उसको स्टडी करेंगे, फिर वो उससे बताएंगे साहब हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद उनके पास आएगा। देखिए, आज EU की हालत ये है, ब्रसल के अंदर EU का हेडक्वार्टर्स भी है और ब्रसल में नेटो का हेडक्वार्टर्स भी है। देयर इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी देयर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, they are not interested in NATO and the EU people are not interested in collective security with आज Russia. के हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या किया है, अगले ने क्या किया है, क्या हुआ है। इफ वी डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट, if there is a line that everybody wants to toe, then there cannot be peace in the region. Simple. चलो ब्रह्मा जी, आपसे पूछता हूँ मैं। बट बाद में मैं इस पर नहीं, टिप्पणी अभी करना कर चाहूँगा। अभी कर दीजिए। देखिए, चीन के साथ संबंध अच्छे हों, इसमें हमारी दिलचस्पी है, हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। लेकिन ये सोचना कि हमने आर्टिकल 370 के साथ कुछ किया और उसके कारण ये सब हो गया, मेरा ऐसा असेसमेंट नहीं है, किसी तरह से ये असेसमेंट नहीं है। उसके पहले डोकलम भी तो हुआ था और 2017 में। अगर आप और देखिए, अक्साई चीन तो पहले ही से हमेशा इंडियन मैप्स में इंटीग्रल पार्ट दिखाई देता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई। और देखिए, मैं भी चीन से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, आप तो एम्बेसडर रहे हैं। सन 1981 में पहली बार चीन गया और मैंने 3 पोस्टिंग वहाँ की। अभी भी मैं हर साल कम से कम 3-4 बार जाता हूँ उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बातचीत होते रहनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन चीन का जो रवैया रहा है, उसमें हमें ये सोचना कि हमारी गलती से हुआ, ये मैं किसी तरह से उससे सहमत नहीं हूँ। से ऐसा रवैया रहा। और रवैया जो रहा है, देखिए, आप 370 को छोड़िए, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अंदरूनी जो हुआ, सही गलत हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन चीन उसको प्रश्न नहीं बना सकता है। जो डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, इज बीइंग वेपनाइज्ड। और उसमें 2 चैंपियंस हैं, एक अमेरिका चैंपियन है और चीन चैंपियन है। और आपने देखा इस बीच, जबकि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट बढ़ रहा था, चीन ने किस तरह से चाबी लगाई।
Mr. Trump had to blink. बिल्कुल बिल्कुल Mr. Trump had to blink, but same weapons were deployed against us also. Right. They stopped selling rare earth magnets to India. They stopped selling tunnel boring machines to India. correct. They pulled out Chinese personnel from Foxconn facilities. They stopped selling specialty fertilizers to us. तो ये हमें सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। उसमें दूसरी चीज मैं बहुत संक्षिप्त में दो चीज कहना चाहूंगा। एक, चीन के साथ जो हमारा आर्थिक संबंध है वो कंप्लीटली लॉपसाइडेड हो गया है। नेचुरली पिछले साल का जो आंकड़ा है हमारा चीन के साथ डेफिसिट $110 बिलियन था, Exactly. 110 बिलियन डॉलर, which doubled during the period we had Correct. problem. Correct. It was $54 billion in 2019, became $110 billion. तो हमने कहीं व्यापार रोका नहीं उनके साथ। दूसरा जो आंकड़ा है, चीन ने 2020 के पहले भी किसी ऐसे क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं किया जहां हमारा आर्थिक सामर्थ्य जो है बढ़ सके। और अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे, वो नहीं कि करेंगे। चीन करेगा और हमारा आर्थिक सामर्थ्य बढ़ जाएगा, नहीं तो हम गलतफहमी में हैं। मैं यही दो चीज कहना चाहता था। ब्रह्मा जी, देखो, विश्व में तनाव की राजनीति के हिसाब से विश्व चल रहा है। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प मडूरो को वेनेजुएला से आके ले जाते हैं, जो फैसला करते हैं एक तरफिया करते हैं किसी भी देश के प्रति, और ख़ास तौर पे हमारे साथ तो उन्होंने इतना अन्याय किया, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी और प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बोलते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और इधर चीन के साथ भी विवाद है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका अल्टीमेटली हल क्या है, हम करें क्या, हमारी रवैया क्या रहना चाहिए चीन के प्रति सुरक्षा के संबंध में और अमेरिका के प्रति? इस समय दो ट्रांजैक्शनल जायंट्स हैं, एक यूएस और एक चाइना। हाउ टू नेविगेट दीज टू ट्रांजैक्शनल जायंट्स इज एट द कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डायलेमा। करेक्ट। जहां तक चीन की बात है, तो चीन का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ, it's so large, it's larger, much larger than India's total defense budget. Correct. In other words, India is underwriting Chinese expansionism as well as China's militarization of the line of actual control. We are financing that. Right. Because this trade surplus that China has with India has become very important for China's own economic growth, Correct. which is slowing. The bigger issue is this, that at the global level, India's international profile and geopolitical weight are rising. But the paradox is that in India's own strategic backyard, India's clout is eroding. Now, this has major implications for India's internal and external security. You can't be in a neighborhood where, first, it's a very combustible neighborhood. Every time I go to Israel, one favorite question that Israelis ask me, whether they are in the government or outside government, and this actually triggers a debate because the question is so interesting. They always ask this question. Is Israel's neighborhood worse than India's? Or is India's neighborhood worse than Israel's? Once you enter into a discussion of this kind, it's never ending. But I tell them that, look, India is in the center of its own neighborhood, of its region. India is the geographical hub of South Asia. Correct. Israel is on one side of its region. On one side is Mediterranean. And then it has created these benign buffers, countries like Jordan, with which it has a peace treaty, and any hostile neighbor, it has ensured that hostility is over. Syria, for example, has been defanged. Iraq is no longer a threat. Iran is not geographically contiguous to Israel. India, whichever direction India looks, India sees threats and challenges. तो चीन के साथ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो प्रवीण कह रहे थे कि दोस्ती करनी चाहिए पाकिस्तान और चीन के साथ, every prime minister in India in this century has tried to do that, and each time the prime minister has fallen flat on his face. Began with Vajpayee. He went in a bus to Lahore, and then little later he cried in public,
my bus to Lahore got hijacked to Kargil. Correct. He publicly bewailed, That's right? Publicly. That's right. Then he went to China. Pakistan experiment failed, so he went to China. And what did he do in China? One-sidedly, he gave up India's Tibet card. Formally, Tibet Autonomous Region is integral part of the People's Republic of China. So whatever little leverage we had, this was an ongoing process since the अभी तो वो 1950s. कहते हैं कि अरुणाचल में उन्होंने लड़की का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया कि ये तो अरुणाचल तो साउथ तिब्बत है, अभी उन्होंने किया है। और फिर मनमोहन सिंह ने भी ट्राई किया, वही पाकिस्तान के साथ दोस्ती, चीन के साथ दोस्ती, और मोदी ने क्या किया? सुभान अल्लाह। December 2015 में unannounced, he lands up in Lahore. अच्छा। And this was a remarkable thing. I've never in modern history has a बिना leader, बताए। हाँ बिना बताए, unannounced, वो तो land on the शादी अटेंड करने गए थे। तभी भी उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान मिलिट्री को इतना गुस्सा आया कि कितने सारे अटैक्स किए उन्होंने, पठानकोट, उड़ी, पता नहीं कितने सारे मिलिट्री टारगेट्स उन्होंने चूज किए ना। और उसके बाद और साथ ही साथ मोदी ने क्या किया, चीन के साथ दोस्ती की कोशिश की। 18 बारी शी जिनपिंग से मिले, 18 बारी, झूले भी झूले। उसके बावजूद जो कुछ हुआ ईस्टर्न लद्दाख में कि कई सारे इंक्रोचमेंट्स हुए, बिगेस्ट लॉस ऑफ टेरिटरी India has suffered since 1962. Correct. The entire situation in Eastern Ladakh has structurally been changed to India's disadvantage. Correct. और इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, डिस्कोर्स ही नहीं है। और लोग बात करते हैं जैसे गलवान वैली was the cause of this trouble. No, the Galwan Valley clash was a consequence of the encroachments that began in April 2020. And there were a series of clashes. कैंप लगाने लगे थे, उससे पहले भी मई में भी क्लैश हुए थे। वो कई सारे, मई 1 2020 में पहला क्लैश हुआ, पहला मई 5 उसके बाद कई सारे क्लैशेस हुए। तो आप देखिए कि दोस्ती की कोशिश में कितना बुरा हाल हुआ है भारत का। अच्छा चलिए, मान लिया आपकी बात मैं ब्रह्मा मान लेता हूँ, दोस्ती नहीं करते पर करेंगे। नहीं, अब करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि दोस्ती मत कीजिए। फिर You should be realistic. You cannot pursue friendship in a manner that hurts you, that recoils on you. You have to be pragmatic. You have to be not sentimental. You have to be hard-nosed. You have to understand that leverage is essential in strategy and in foreign policy. You cannot just believe in personal brand of diplomacy. You can't believe that chemistry with world leaders is going to, drive your diplomatic interests. जप्पी डालनी छोड़ दो, मतलब। देखिए ये जो ओवर रिलायंस है, एक तो है एक्सेसिव पर्सनलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दूसरा कि दिस रिलायंस ऑन पर्सनल ब्रांड, भाई ये हमारी ये यूनिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल केमिस्ट्री, पर्सनल रैपोर। देखिए ट्रंप ने क्या किया, उस पर्सनल रैपोर को क्या किया ट्रंप ने। तो उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि रियलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मतलब आप हाथ में लाओ कि आपको पता होना चाहिए कि वो हाथ काट भी सकता है। बिल्कुल यही है ना, यही आपका मतलब हुआ। लेकिन हाथ में लाना चाहिए आपके हिसाब से भी। देखिए अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हों, ये भारत के हित में है। बिकॉज द रिलेशनशिप विद द यूएस is the most important bilateral relationship for India. Correct. But this doesn't mean that you sidestep institutional elements in your foreign policy and rely largely on personal equation. That's true. You have to have a structured approach in dealings with any country. It's very important to have a forward-looking, pragmatic approach based on and that approach should be based on institutional inputs, and it should not be based on your personal choices. There is an important difference, which we tend to blur in India. It has to be an institutional approach to diplomacy and promotion of national security. अशोक जी, आपसे मैं पूछता हूँ कि गलवान 2020 में हुआ और हमारे 20 लोग मारे गए,
और उसके बाद फिर 2025 में एक समझौता सा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम पीछे हट जाते हैं, और हम भी पीछे हट गए। लेकिन पीछे हटने से हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि हमारी टेरिटरी में आज भी हैं वो। ये सही है गलत है? 2020 से और 2024 अक्टूबर के बीच में वो फेज्ड कहते हैं डिसएंगेजमेंट, हाँ, डिसएंगेजमेंट हुआ, थे वो पीछे किए गए। लेकिन ये पहले जो हम लोग करते थे, मैं भी उसमें, जैसे 2014 में आपको याद होगा जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हुए थे और उस समय अहमदाबाद में थे, और फिर हमें खबर आई कि चुमार और डेमचौक में उनका जो इंट्रूजन है बढ़ गया है, और प्रधानमंत्री ने उसी शाम उठाया, शी जिनपिंग से उठाया, मैं भी वहाँ था, और हमें जो ब्रीफ दिया गया वो बहुत सिंपल था। ब्रीफ दिया गया कि जो रेस्टोरेशन स्टेटस को एंटे, जो 1 सितंबर 2014 में जो स्थिति है उससे बरकरार किया जाए, उसको फिर से वापस वो तो हुआ नहीं, वो हो गया। अच्छा। वो हम लोगों ने लिखत में, अच्छा। मैं जब चीन वापस गया हम लोगों ने निगोशिएट किया, राइटिंग में ये एक्सेप्टेंस हुआ। अच्छा। तो ये हमारी ये धारणा रही थी कि ये इंक्रीमेंटल गेन्स हम अलाउ उनको नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उनका एक कहते हैं वो ग्रे जोन वॉरफेयर होता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 पीछे भी आ जाएं तो 2 तो उनके पास बचा है। यही हुआ। ये उनको हम लोग नहीं एडवांटेज देना चाहते थे। वो ये तो एडवांटेज मिला उनको। इस बार वही हो गया कि इस बार जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसमें कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ विदेश मंत्री ने बयान दिया था लोकसभा और राज्यसभा में 3 दिसंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024। उन्होंने कहा कि स्टेप्स ऑफ टेम्पररी एंड लिमिटेड नेचर। ना जो टेम्पररी है, लिमिटेड है, ये एक तरह से यूफेमिज्म था, जो लोग कहते हैं कि बफर जोन है, जहाँ पहले हमारे सैन्य दल पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, PP-14 तक अब जाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। देखिए वो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं पता। मैंने आई वाज बाउंड्री नेगोशिएटर फॉर मेनी लॉन्ग ईयर्स, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हम लोग गेस करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा है, जहाँ ग्रेजियर जाते थे नहीं जा पाते हैं, जहाँ सैन्य दल पहले जाते थे नहीं जा पाते हैं। तो अगर कुछ टेम्पररी है और लिमिटेड है तो उसे परमानेंट बना दीजिएगा, तो हमारे हक में नहीं है, मेरा तो यही कहना है। और तो ये से वापस लाना चाहिए एजेंडा पर, कि जो पहले सिचुएशन था, जैसे ब्रह्मा ने कहा कि अप्रैल मई 2020 में उनका अतिक्रमण हुआ, और एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ, और ये छोटा मोटा नहीं था, वो पूरी तरह से सिचुएशन बदल रहे थे। नरावने जी कहते हैं कि ये बात हमने CCS में बताई, हमने वहाँ चर्चा भी की, तो हमने कहा कि यह बात आप जाकर प्रेसिडेंट शी कीजिए, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा है अपनी किताब में। देखिए किताब तो मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने उस समय कहा, हम लोगों ने लिखा कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं हो रही है, ये क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट था, और अभी भी इस जो सिचुएशन है वो हमारे हक पे नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, बॉर्डर स्टेबल हो गया है लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट हुआ 6 विंटर्स हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट अभी बरकरार है और वो कम नहीं होने वाला है। और उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, और जो चीन का जो रुख है उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं देखी है। प्रवीण जी, ये बताइए कि वाकई में गलवान में जो भी हुआ, जैसे नरावने जी ने कहा कि भाई चर्चा CCS में भी हुई, लेकिन उसका कोई आगे कदम नहीं उठाया गया, और इस बीच जो नरावने जी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित है वो करिए, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको 2 मोटी बातें बताता हूँ। पहली बात, 15 जून 2020 को गलवान किलिंग्स हुई। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। 19 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि कोई आया नहीं है। जी हाँ, ये कहा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए थोड़ा आगे चलिए। उसके बाद क्या हुआ, 2 चीजें हो रही थी, एक फौज में हो रही थी और एक डिप्लोमेसी और PMO में हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि इमीडिएटली इसके बाद
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई ऑन द साइड ऑफ डिप्लोमेसी, वो हुआ 10 सितंबर 2020 का जॉइंट स्टेटमेंट मॉस्को में, ठीक है, जयशंकर और वांग ही ने मिलके किया। ये अच्छा। डेट्स याद रखिए, ठीक है। 10 सितंबर को हुआ। इसके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि हम बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे, अच्छा और हमने उसमें साइन किया है, जयशंकर ने किया है। अच्छा, इसका मतलब है एलएसी की तो बात ही नहीं हो रही, तो बफर जोन तो होंगी, तभी तो आप बॉर्डर एरिया पे बात करेंगे। तो उस समय हमने तय कर लिया था, उनको साइन करके दे दिया, क्योंकि हम डर रहे थे कि लड़ाई ना करनी पड़े। जयशंकर ने खुद बोला है कि छोटी इकॉनमी है, हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ बात हुई है डिसएंगेजमेंट की, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि नए सीबीएम होंगे, हम राजी हो गए, ये हमने तय कर लिया। अच्छा, ग्राउंड पे क्या हो रहा था, ये बात जो है, क्योंकि ये जो जब साइन हुआ है 10 सितंबर को, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। जी हाँ, जी हाँ, इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर गलवान we got in touch with Moscow that under the umbrella of RIC, which is Russia, India and China, you come and help us. And they helped us. So in the presence of Sergei Lavrov, this joint statement was signed. अच्छा, अब ये जब हो रहा था, हम इसमें टाइम लगता है होने में। जी हाँ, ये जब हमने ये तय कर लिया ये होगा, हमारी फौज को ये कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड के ऊपर उनको मौका मिल गया 29 और 30 अगस्त को। जी हाँ, हाँ? जी हाँ, सही बात, उस समय के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो नरावने थे वो उनको बताया गया कि देखिए ये माल्डो से उनका कैंटोनमेंट है, उनके जो है फौजी Tanks वगैरह, आ रहे हैं, इन्फेंट्री, tanks आ रहे टैंक तो बाद में आए, अच्छा, इन्फेंट्री आ रही है, ये बताया गया। एंड देन ही रिक्वेस्टेड द चाइना स्टडी ग्रुप कि आप उसको 30 तारीख को प्रीपोन करके आप 10:30 बजे इस पे बात कर लीजिए। तो उस पर बात हो गई। चाइना स्टडी ग्रुप, नॉट सीसीएस। अच्छा, उस देखिए वो दो अलग चीजें होती हैं। चाइना स्टडी ग्रुप सर्व एडवाइजरी होता है, जी हाँ, जी हाँ। सीसीएस डिसीजन लेता है। तो ना तो उसमें सीडीएस मौजूद था बिपिन रावत, और ना प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। राइट, तो वहां पे ये बात उठी, और ये लिखा है नरावने ने अपने आर्टिकल में, जो ये कैरावा में छपा है, किताब तो मेरे पास भी नहीं है, कैरावा के आर्टिकल में सब लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, कि वहां पे ये तय करके ये बताया गया कि ठीक है, देखिए अगर बहुत ज्यादा होगा सेल्फ डिफेंस में आप हथियार चला सकते हैं, क्योंकि नरावने ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट कि गलवान में उनके पास हथियार थे, उन्होंने चलाए नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि 30 तारीख अगस्त की रात को हमारी इंडियन आर्मी ने, ये बहुत बहादुरी की बात है, जाके कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ, साउथ सही बैंक बात। पेंगोंग सो। इसलिए 30 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 की रात, 31 की रात को जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जोशी, जनरल जोशी, ही सॉ दीज टैंक्स कमिंग, then he informed Naravane. 8:15 इन द इवनिंग ही इन्फॉर्म नरावने कि ये हो गया है भाई। तो नरावने ऑब्वियसली, बिकॉज उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शॉट नहीं चलाएंगे विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप पर्सन, That's correct. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। naturally, So he obviously, first of all, he should have had a hotline with the prime minister. If this sort of a thing is going on, all चलिए right, he contacted defense minister, चलिए ठीक है, he contacted everybody. डोवाल साहब, he's अगले contacted- 2 घंटे तक he was contacting everybody, और उनके टैंक एडवांस कर रहे थे, 4 टैंक आ रहे थे। तो 10:30 बजे फिर 10:30 बजे उनको बताया गया कि आपको जो है आप जो उचित है करिए। उचित। अब देखिए ये जो चीज होती है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अब जो सेना अध्यक्ष है वो तय नहीं कर सकता वॉर, क्यों नहीं कर सकता? वॉर इज नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग, इट्स इंटरनेशनल फॉल आउट। क्या करना है, नहीं करना है, सप्लाईज कहां से आएंगी, 10 मसले इसमें हैं। आपका ख्याल नहीं कि भाई प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को ये स्टेटमेंट करनी चाहिए तो पार्लियामेंट? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहां पर उनको अगले 5 दिन में वो साइन करना था। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर को होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से पूछते कि आप मुझे बताइए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हाँ ऐसा ही होता है। और फिर वो बताते कि साहब ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को वहां फैसला देना था कि देखिए साहब ये करना है। उनको ये कह देना, दैट मीन्स बेसिकली ही हैज फैसला पॉलिटिकल होता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन आर्मी करती है। आर्मी चीफ वाज टोल्ड दैट यू टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी, That we व्हिच ही कांट डू दैट। But tell me, you have a different, slightly different view on this, I think, Or what? on this role of Naravne. Have you? See, I've read somewhere, so I may be wrong.
whatever happened in Eastern Ladakh, there was a certain dereliction on the part of the Indian Army that the Chinese managed to come in and change the status quo in a major way, right? From all the way in the north, Correct. from the Depsang to Chamar, they managed to intrude at multiple points. So the Indian Army was caught napping, which it shouldn't have, right? Because the political leadership entrusts the army with responsibility to protect the border. And the army was forward deployed in East Ladakh. It's not that the border security force was in charge of Eastern Ladakh. So we were caught napping, and the question that has not been debated in India is, why were we caught napping? Have we learned any lessons? Have those who were responsible for this for these major encroachments, have they been held to account? Has there been any accountability at all? There's no debate on this. Everything is politicized. कभी भी नहीं हुई. मैं तो जब तक मैं इस बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ये कभी accountability हुई ही नहीं. कारगिल में हुई? नहीं हुई ना. See, we are now in the 21st century. What happened in 1962, or what happened, मैं तो कारगिल की बात कर रहा हूँ. 62 Kargil was in 1999, but now in 21st century there has to be accountability. That's right. You cannot shirk that, because चलिए, I agree with you. There should be accountability, but what are the accountability at the political end? Well, as I mentioned earlier, that from 2014, from the time Modi became the Prime Minister, he tried to court Xi Jinping. The first important foreign leader he hosted was Xi Jinping. That's correct. September 2014. And he made it part of his personalized diplomacy to focus on cultivating closer ties with China. Then came Doklam. Right. Now, we're talking about 2020 because we actually have obscured what happened in Doklam. We've actually completely obscured the real story. The story in Doklam is that almost the entire Doklam is in Chinese control today, right? But that's not what we told our people. That's right. We said we actually told our people that the decision to disengage forces represented a victory for us, right? Of course, the Chinese waited for us to disengage. Then quietly, in subsequent months, they seized control of almost the entire Doklam Plateau. Correct. Now, and that didn't bring about a change in our foreign policy approach. What happened? After that, there was a Wuhan summit. Then there was this Chennai Connect, a summit in Mahabalipuram. So we continued on the same path. And that's the reason why we were surprised by what happened in East Ladakh. It's because we decided not to face reality in 2017 when Doklam happened. We tried to obscure it. We tried to provide a sanitized view to the Indian public. And because of that, the Chinese understood our own domestic game plan. They thought that they could do what they did in Doklam, right? They could pull off a surprise and force us to accept the fait accompli. That was their plan in East Ladakh. Because this is what they tried in Doklam. They succeeded there beautifully. And they thought that they could pull off this aggression in East Ladakh, which was on a much bigger scale, on actually a very daring scale. They thought that Doklam was a sort of a military lab where they honed their skills. They could replicate those skills in East Ladakh, which is located 2,000 kilometers from Doklam.
But the thing is that their daring nature, the extent to which they intruded, for example, in Devsang, the way they intruded deeply, all the way from Devsang to Chamar, the intrusions were so significant that there was no way any Indian government could have tried to obscure what had happened. आप डोकलाम के बारे में कहना चाहते थे? डोकलाम, मैं एक आखिर में एक आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि 2000 से लेकर 2025 तक हमारा डिफेंस बजट क्या रहा है, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा है। तो ख़ास तौर पे यूपीए सरकार के द्वारा सरकार में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है टोटल डिफेंस बजट का, वो लगभग 39% रहा है, एज अपोज टू एनडीए विच इज़ 26%। मतलब कि इन्होंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी अपनी सिक्योरिटी की। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो एवरेज यूपीए के टाइम था वो 2.63% था और इनके टाइम पे 2.26% है। मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ डिफेंस वो भी कम। तो अगर आप कहते हो कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, राष्ट्र सुरक्षा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में आपने किया क्या, ये एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बारे में आपकी मैं राय चाहता हूँ। मैंने कई बार इसके बारे में लिखा है, कहा है कि अभी जो सीमा में जो स्थिति है, वी हैव टू नेबरिंग कंट्रीज एक्टिंग इन कोल्यूजन, और वो जो थिएटर है वो एक थिएटर 1.5 थिएटर हो जाता है, दोनों साथ मिल जाता है। जैसा हमने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो देखा, उसमें अगर हम लोग जो रक्षा पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है नहीं बढ़ाएं और ये एक्सपेक्ट करना कि हम फुल फ्लेज्ड डेटरेंस कर पाएँ। अब मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहूँगा, ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका आंकड़ा है कि पिछले साल का आंकड़ा, इस साल का नहीं है, डिफेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर fell from 17% to 14%. You know, instead of going up, it came down. Yes. और उस समय जबकि जो हमारा चैलेंजेस है हर तरह से बढ़ गया, वो जो सीमा पर सब चैलेंज बढ़ गया, जो लार्जर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इट हैज़ बिकम मोर एडवर्स फॉर अस, मोर चैलेंजिंग फॉर अस। तो दिस शुड बी अ मैटर ऑफ बाई पार्टिजान कंसेंसस। ये आप लोग को इस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि कैसे हम, अगर आप आत्मनिर्भर कैसे हो गए, आत्मनिर्भर अगर होना चाहते हैं। और देखिए, अगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सबसे जो अहम आयाम है कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा हम देख पाएँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो एक्सपेक्टेशन था एक्सटर्नल बैलेंसिंग चीन और भारत के बीच में, बहुत जो हमारी काबिलियत है उसमें काफ़ी फ़र्क है, तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग करेंगे। अब देखिए, एक्सटर्नल बैलेंसिंग का सोचना थोड़ा सा खतरनाक तो लगे नहीं रहा, क्योंकि ऐसा देखिए, अगर आप तो हमें अपने पाँव पकड़ा होना है। अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन। उन्होंने ऑपरेशन, मेरी एक ओपिनियन है इस पर, जब आपकी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। जरूर। देखिए, ऑपरेशन उस समय जो ख़त्म हुआ, जो 7 to 10 मई के बाद, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अपना विश लिस्ट दिया कि ये हमें चाहिए, और उसमें जैसा आपने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी था, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनका जो एयर डिफेंस है वो चीन का भी दिया हुआ था, अमेरिका का दिया हुआ था, वो फेल कर गया, खासकर 10 मई को। तो उन्होंने मांगा कि आगे जो ज़्यादा अच्छा है वो हमें चाहिए, और चीन देगा पक्का। चीन उन्हें देगा। रशिया हमें 5th जनरेशन अभी तक हमें नहीं मिला रशिया से। तो ये हमें देखना पड़ेगा, पाकिस्तान इज नो पुश ओवर, स्पेशली पाकिस्तान बैक्ड अप बाय चाइना। आई थिंक वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। सो वी आर faced with a difficult situation. Brahma? So you have to look at it from the perspective of the enemy. Now, how does China look at India?
if China wants to be a world power, second to none, as is the Chinese ambition, second to none in the world, it has to be first the top dog in Asia. Correct. Right? Which means it has to contain the two formidable rivals it has, Japan and India. Correct. Now, India, it can contain with the help of Pakistan. Correct. So, Pakistan can be the cat's paw for China. In that perspective, the problem is that we look at India-China equation, India-Pakistan equations separately. We don't look at it in terms of what China is seeking, what its ambitions are, and what levers it is employing vis-a-vis India. Correct. From the Chinese perspective, containing India is essential for China to achieve its geopolitical ambitions. Absolutely. Right? Now, there are people in India, and we have had successive governments, Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, Narendra Modi, 3 governments that have spanned this century, all have failed to learn from the mistakes of the predecessors, right? Each has tried to do the same, befriend China, then fall flat on the face, befriend Pakistan, fall flat on the face. You have to learn. You have to learn by looking at, understanding what China is seeking, what its ambitions are, what is, you have to think about what their strategy is towards India, right? Instead of pinning your hopes on amity, saying that, it'll be best for the world if India and China are friends. Of course, on paper, that looks great, but is China looking at it that way? And I think we make the mistake of not realistically looking at it from both sides in terms of what our aspirations and goals ought to be, and also what the enemy's objectives are, and longer plans. बिल्कुल सही कहते हैं, but you see the thing is मुश्किल ये है ना कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ कभी समझौता मुझे लगता है मुश्किल है, बहुत हो ही नहीं सकता। और अमेरिका के साथ ही हमारा लॉन्ग टर्म अगर इंटरेस्ट रहेगा तो अमेरिका साथ रहेगा। और अमेरिका की सिचुएशन आज ये है कि अमेरिका हमें वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करना ही नहीं चाहता और वो मन मर्जी करते हैं। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। It could be a temporary transition. Could be temporary. Because what Trump is doing, he's trying to overdo everything. This can change, and it's clear that the course on which he has embarked is not going to be very successful. Brahma, I didn't want to bring that into it, but the fact of the matter is, अगर इस देश में अमेरिकन पल्सेस आएंगी, इस देश में GM फूड आएंगे, इस देश में ये सब आएगा, नट्स आएंगे, ऑल काइंड्स ऑफ नट्स, इस देश में एप्पल्स आएंगे अमेरिका से, तो हमारे देश का क्या होगा? है क्या ना? तो ये भी एक सुरक्षा की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर ट्रंप इसको नज़र में नहीं रखता, क्योंकि ट्रंप का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती रहे, क्योंकि दैट्स अ स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना? Exactly. So they can't afford to not to be close to Pakistan. Exactly. Right. So ये problem है हमारी. In fact, Operation Sindoor showed Chinese and American convergence on Pakistan. That yes, we are seeing a clear US-China convergence in protecting Pakistan. Absolutely. And both played a role. China was the invisible third party during India's Operation Sindoor, 100%. and the American intervention, in this Operation Sindoor was largely aimed at rescuing, bailing out Pakistan. 100%. Can I just make 2 quick points? Yes, I'm please. sure you're closing the show now. Now, the first point is, this is on the budget. I think the budget is fine. Fine. Yes, what we need to do is understand the war. Okay. If we understand the war, there is a great You can possibility. deploy the resources in Please understand, first of all, the war. What is the war that you have to prepare for? If you see that, budgets will always be limited. First of all, you have to see what you have, make the best of it. This is one. Second thing is, please understand, when we are talking of geopolitics, China is the first country whose rise has not been because of geopolitics, it is because of geoeconomics. What this means is,
that it is not about balance of power. It is not about spheres of influence. What the Chinese are looking at is not spheres of influence, but influence. And what influence means is, no, I'm just coming to that. 149 countries of the 193 countries in the world today under the United Nations, they are on board the Belt and Road Initiative. That is where they are taking... That is dead diplomacy. No. So my point is very simple. If we don't want to understand what is going on, they are basically looking at difference from the people who they are helping. And you study all their documents very carefully. ऐसा है प्रवीण जी, आपकी राय सही भी हो सकती है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि जहाँ जहाँ इकोनॉमिक आपकी डिपेंडेंस होगी वहाँ कंट्रोल दूसरे देश को चलेगा। No, but nobody is saying कि डिपेंडेंस की जरूरत है। डिपेंडेंस होगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या पाकिस्तान की? नहीं, तो हमें तो चाहिए भी नहीं है। पाकिस्तान का वैसल स्टेट है चीन का। चलिए, रियलिटी तो ये है, इट्स अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। ये मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। कपिल जी, एक छोटी चीज़ मैं कहना चाहूँगा। तिएनजिन में जब हमारे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो दोनों पक्ष का रीड आउट था जो हमेशा होता है। तो हमारे पक्ष में के रीड आउट में रेफरेंस था मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। चीन का जो स्टेटमेंट था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिर्फ था। उसके कुछ दिन बाद कहीं ट्रैक 2 में हमारी बात हो रही थी। अच्छा। और मैंने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि आप मल्टीपोलर एशिया की बात नहीं करते हैं। तो अमूमन वो उसको डक कर जाते हैं। अच्छा। बट डक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप देखिए जो एशिया है उसमें ग्रेट पावर कितना है? एक ही ग्रेट पावर है, चीन है। दूसरा एक नॉन रेजिडेंट पावर है यूएसए, लेकिन जो रेजिडेंट ग्रेट पावर एक ही है। तो आप मल्टीपोलर एशिया की क्या बात करते हैं? तो दे हैव बीन टेलिंग अस वेरी ब्लंटली दैट देयर इज नो peer nation equation between India and China. If we wish to accept that kind of subaltern role, maybe we can develop better relations. But is it acceptable to us? To my mind, no. No. Of course not. No question about it. We are, at least as an Indian, are very clear that we will not accept that. Well, India represents 18% of the world's population. But one thing is clear from this conversation कि कई राय हो सकती हैं। नहीं, राय तो होनी चाहिए, वो तो हमारी विशेषता है। विशेषता है, राय हो सकती हैं, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा होकर ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकते हैं। इसको बदलना है और हिंदुस्तान ही बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिफेंस में और पैसा लगाना पड़ेगा और आर्थिक सुरक्षा में और पैसा लगाना पड़ेगा। शुरू से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।